नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जून में खाली होने वाली मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीटों के लिए बीजेपी ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से कविता पाटीदार को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के कविता पाटीदार को राज्यसभा के लिए नाम तय करने को ओबीसी दांव बताया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी पर ओबीसी वर्ग के साथ आरक्षण में धोखा देने का आरोप लगा रही है। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कविता पाटीदार को मौका दिया है। वहीं कविता पाटीदार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बीडी शर्मा ने बधाई दी और कहा, बीजेपी में अच्छे कार्यकर्ताओं को हमेशा अवसर मिलता है। बीजेपी हमेशा से सबके साथ सबके विश्वास में भरोसा करती है। बीजेपी ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने पर कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अपने एक उम्मीदवार का नाम तय कर दिया है। कविता पाटीदार राज्यसभा जाएंगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। विष्णु शर्मा जी, कविता पाटीदार का राज्यसभा जाना, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये सोचती है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, कि समय के अनुकूल क्या आवश्यकता है, तो एक अच्छे कार्यकर्ता को हमेशा अवसर मिलते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी इस दिशा में लगातार मंथन के साथ ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर मिले। तो बहन कविता पाटीदार हमारी बहुत अच्छी कार्यकर्ता, प्रदेश की महामंत्री हैं, जिला पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं इंदौर की, और एक लॉ फील्ड में अच्छा काम करने वाली उस दिशा में भी उन्होंने काम किया है। तो इसलिए अच्छे कार्यकर्ता को अवसर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है और हमारे ओबीसी वर्ग की प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी और महिला बहन को जो अवसर मिला है, मैं उनको बधाई देता हूं और माननीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। देखा जा रहा है कि ओबीसी चेहरा है जो राज्यसभा में जाएगा, ये वक्त की जरूरत भी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ सबका विकास, मैं ऐसा मानता हूं कि केवल एक वर्ग नहीं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, उनको अवसर देना, इस पर हमारा संगठन प्रतिबद्ध है और संकल्प लेकर के काम करता है। तो इसलिए ओबीसी समाज वर्ग की हमारी बहन को ये अवसर मिला है, ये वास्तव में ही मध्य प्रदेश के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो अवसर दिया है, ये बहुत बड़ा काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश को अवसर देकर के किया है। इसलिए मैं पुनः एक बार उनका धन्यवाद करता हूं। और ओबीसी समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व मिलना राज्यसभा के अंदर, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन ने उठाया। तो ये हैं वीडी शर्मा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। सीएम शिवराज सिंह ने इंदौर के बीजेपी ऑफिस में बैठक ली, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर विकास चाहिए तो भाजपा की सरकार जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि पंचायतों के चुनाव घोषित हो गए हैं, नगरीय निकाय के लिए चुनाव घोषित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर तेजी से विकास कर रहा है। आने वाले 10 सालों में इंदौर बेंगलुरु और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा। आज इंदौर महानगर का और इंदौर जिले का भी ये स्वरूप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने बनाया है, सरकार ने बनाया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिला पंचायत और जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेहतर काम किया, जिससे हम तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा, ये मेरा दावा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम बने, हमारे मेयर हो, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुन के आए, पंचायतों में, जनपदों में और जिला पंचायतों में भी। और अब बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के मशहूर छप्पन दुकान में इंदौरी जायके का लुत्फ उठाया और इस मौके पर सीएम के साथ उनकी पत्नी सांदा सिंह भी मौजूद रही। छप्पन दुकान पर दोनों ने पाव भाजी, दही पूरी खाया। तो देखिए, एक अलग तस्वीर सामने आई जहां छप्पन दुकान पर सीएम अपनी पत्नी सांदा सिंह के साथ पहुंचे। यहां पर वो छप्पन दुकान में जायकों का लुत्फ उठाते नजर आए। पाव भाजी खाया उन्होंने, साथ ही दही पूरी भी खाया। अब सभी को मालूम है कि छप्पन दुकान जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन यहां पर खाने को मिलते हैं
और ये देखिए तस्वीरें जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ 56 दुकान पहुंचे और यहां पर उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजनों को चखा। तो सीएम ने इंदौरी जायके का लुत्फ उठाया। इंदौर से बड़ी खबर है, 56 दुकान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। इंदौरी जायके का लुत्फ उठाते नजर आए। यहां पर वे पाव भाजी और दही पूरी का स्वाद उन्होंने चखा। उज्जैन में 59वां आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि आयुर्वेद को पूरी दुनिया आज समझना और जानना चाहती है। पूरी दुनिया में आज आयुर्वेद और उससे बने उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आयुर्वेद महासम्मेलन में शामिल होना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सचमुच में भारत गांव का देश है और गांव में जो पारंपरिक चिकित्सा की व्यवस्था है वो आज भी आयुर्वेदिक है। इसका विकल्प अभी भी किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति ने इसका अल्टरनेटिव या इसका स्थान जो है अभी तक ले नहीं पाई है। तो 59वें आयुर्वेद महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया में जब कहीं सभ्यता संस्कृति विकसित नहीं हुई थी तब हमारे यहाँ वेद लिखा जा चुका था और इन्हीं 4 वेदों की रचना के बाद आया 5वां वेद आयुर्वेद, जिसने देश और दुनिया को सबसे पहले चिकित्सा पद्धति दी। और इसके साथ ही सीएम ने आयुर्वेद की बड़ाई करते हुए कहा कि मैं भी बचपन में जब भी बीमार पड़े गांव के वैद्य रात से दिखाया, उसकी दी गई दवाई से ठीक हो गया। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में काढ़ा और योग की उपयोगिता की भी सराहना की। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। जब हम कभी बीमार हो जाते थे, छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम बाकी कुछ होता था, तो हमारे घर में हमारी दादी माँ एक चूर्ण देती थी जिसको हम अपनी भाषा में फकी बोलते थे गांव में। लेकिन अगर बुखार उखार तेज हुआ, कोई और दिक्कत हुई तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। वैद्य रघुवीर प्रसाद जी थे जो आते थे, नाड़ी देखते थे। अब हमें समझ में नहीं आता था, वैद्य जी को नाड़ी बता दो, और वो तुरंत इतनी अच्छी दवाई देते थे। लेकिन 5वां वेद निकला आयुर्वेद। चिकित्सा की एक ऐसी प्रणाली जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे और एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति, ये मेरी मान्यता है। कोविड के दौरान सचमुच में मैं भी मुख्यमंत्री उस दौरान बना, तब हमने देखा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तो हमारे आयुष मंत्री बैठे, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ घरों में त्रिकुट काढ़ा पहुंचा दो, लोगों से कहो काढ़ा उबालो और पियो, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। उनको बड़ा काम किया कि जो प्राचीन उपचार की पद्धतियां हैं उनमें रिसर्च हो, शोध हो, अनुसंधान हो। कि मध्य प्रदेश में आप जैसा उपयुक्त समझेंगे, आपके निर्देशन और मार्गदर्शन में आयुर्वेद के मामले में रिसर्च का एक बेहतर सेंटर कैसे प्रारंभ किया जा सकता है, आप अगर हमें बताएंगे, गाइड आप करेंगे, मार्गदर्शन आप करेंगे, तो हम उसको प्रारंभ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सपरिवार महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया। यहां उन्होंने गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी साथ रहे। इस दौरान मंदिर परिसर की आकर्षक साज सज्जा की गई। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। राष्ट्रपति के पहुंचने पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त रहे। कविता पाटीदार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है, खास तौर से महू के लोगों के लिए सम्मान की बात है।
लोगों का कि हमारी बहन महामंत्री कविता पाटीदार जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करने के लिए संगठन ने नाम घोषित किया। ये हमारे यहाँ क्राइटेरिया संगठन सब सामूहिक रूप से मिलकर तय करता है। संगठन जिसको भी तय करेगा उसको जिताना हम सब भाई बहनों की जिम्मेदारी होगी। तो वही डिंडौरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, रोज कोई ना कोई कांग्रेस नेता भाजपा या दूसरे दल में शामिल हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए, ना कि दूसरे दलों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने पीएम और मुख्यमंत्री की योजनाओं पर भरोसा जताया और कहा कि जनता के हित में सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं। यही वजह है कि जनता भाजपा की सरकार को समर्थन दे रही है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। अभी आपने देखा कि विगत दिनों जो विधानसभा के जो परिणाम आए, कितने तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सारे कयासों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सरकार में आई। आने वाले चुनाव में, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में जीत कर आएगी। पर भाई साहब, कांग्रेस अभी भी सवाल उठा रही है इस ओबीसी आरक्षण को लेकर, अभी विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस का काम केवल विरोध करने का है। जहां विरोध केवल विरोध के लिए होता है, उसके पीछे कुछ सृजन नहीं होता है। उसी का परिणाम है कि 400 से सिमटकर 40 तक पहुंच गई कांग्रेस। गांधीवादी तरीके से विरोध किया। महासभा के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपकर तंज कसते हुए ओबीसी का आरक्षण कम करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसी ही स्थिति रही तो आगामी चुनावों में ओबीसी समाज को खुलकर विरोध का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने ओबीसी महासभा से ज्ञापन लिया। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और हमारे सांसद तोमर साहब का यहाँ आगमन था। आगमन पे हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है तोमर साहब को, और ज्ञापन देने के साथ में पुष्प भेंट करके एक विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। हमने उनसे यही मांग करी थी कि जब आरक्षण को खत्म किया जा रहा था पिछड़े वर्ग के को, तब आप केंद्र सरकार में बैठ करके अपनी भाजपा सरकार के सामने अपनी बात को रख नहीं पा रहे थे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने गृह जिले दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर लोगों से मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा ने कुम्हार के यहां बैठकर चाक पर बनते बर्तनों को देखा और फिर वहां गलियों में अकेले घूमे और लोगों से संपर्क किया। गृह मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का निर्देश भी दिया। सोया महाकुंभ में शामिल होने इंदौर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दावा किया है कि देश खाद्य तेलों में जल्द आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ रहा है, हम तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। केंद्र सरकार ने पाम ऑयल को मिशन के तौर पर लिया। सोयाबीन का रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब हम तेल का आयात बंद कर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। सोया महाकुंभ इंदौर की इस धरती पर आयोजित किया गया, जिसमें सोयाबीन के किसान और साइंटिस्ट यहाँ पर उपस्थित हुए और निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों को अधिक लाभ हो और तिलहन के अंदर हम आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से संकल्प लिया है। अब इंदौर के शौचालयों पर लगे औरंगजेब के पोस्टर 2 दिन पहले एक संगठन ने सार्वजनिक शौचालय पर पोस्टर लगाए। विजयनगर एबी रोड के शौचालय पर लगाए पोस्टर निगम और पुलिस के अधिकारियों को खबर तक नहीं लगी। वीडियो सामने आने के बाद निगम अधिकारियों ने हटाए पोस्टर। ज्ञान वापी मस्जिद के छुड़े विवाद के विरोध में इंदौर में पोस्टर लगे। औरंगजेब ने तुड़वाया था काशी विश्वनाथ का मंदिर, इंदौर के देवी अहिल्याबाई ने कराया मंदिर का जीर्णोद्धार। रतलाम के आलोट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मनोज चावला की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। बड़ावदा कस्बे के साथ ही उनकी गाड़ी एक बैंड गाड़ी से टकरा गई और इस हादसे में मनोज चावला घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए उज्जैन लाया गया है।
तो वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा के विवेक तनखा को उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस ने घोषित की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची। मध्य प्रदेश से विवेक तनखा को बनाया उम्मीदवार, छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ की दूसरी खाली सीट पर भी बाहरी रंजीता रंजन को बनाया गया दूसरा उम्मीदवार। तो मध्य प्रदेश से विवेक तनखा को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने घोषित की राज्यसभा की सूची और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने राज्यसभा की जो दूसरी खाली सीट है उससे बाहरी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। एमपी से विवेक तनखा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने राज्यसभा के विवेक तनखा को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने घोषित की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गया। अशरफ, देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए रीनू, ये एक बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, और एक तरह से एक है कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल ने एक ही मास्टर स्ट्रोक चला है, क्योंकि उन्होंने दोनों उम्मीदवार राज्य से बाहर के चुने हैं, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। क्योंकि यहाँ पर एक काफी दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि एक लोकल होगा, एक बाहरी होगा। हाँ। लोकल एक सीट देने पे कोई किसी एक का नाम मुख्यमंत्री चुनते तो उनके ऊपर बाकी जो विरोध के स्वर उठते, जो बगावती तेवर उठते, वो कंट्रोल करना दिक्कत हो जाता। और वो भी ऐसे समय में जो कि अब 2023 में चुनाव में जाना है, तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनको झेलनी पड़ती। इसलिए उन्होंने उससे बचने के लिए कोई छत्तीसगढ़ से किसी को नॉमिनेशन नहीं किया है, किसी का नाम। और ये बहुत आश्चर्य की बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात है अशरफ, कि यही तो कहा जा रहा था कि एक नाम अभी तुलसी साहू का सामने आ रहा था कि बार बार उनको तो फोन भी पहुंच गया था, 4 धाम की यात्रा पर गई हुई थी, 1 धाम की यात्रा करके वापस लौटने लगी थी। कुछ देर पहले न्यूज 18 ने उनसे जुड़ने की कोशिश भी की थी। और सवाल ये भी है कि जब ये कहा जा रहा था कि को यदि बाहर से रखा जाएगा उम्मीदवार, तो जाहिर सी बात है कि सामंजस्य कैसे बैठाएंगे छत्तीसगढ़ में, वो भी उस स्थिति में जब अगले साल विधानसभा चुनाव है। अशरफ, बिल्कुल बिल्कुल रेणु, देखिए यही भूपेश बघेल की दूरदर्शिता है। उन्होंने इसको संभाला और इस चीज को के कार्यकर्ताओं में गुस्सा होगा, नाराजगी होगी, उसको मोल नहीं लेना। इसी वजह से उन्होंने किसी को भी छत्तीसगढ़ से नामित नहीं किया है, जो दोनों बाहर कर दिए। अब अगर दोनों बाहर के हो जाएंगे तो नाराजगी है ही नहीं, क्योंकि इसका सीधा सीधा कह देंगे कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व। कल जब यहाँ पे पीएल पुनिया आए थे, मोहन मरकाम आए, सोनिया गांधी से मुलाकात थी, तो उसपे उन्होंने कह दिया था कि जो सोनिया गांधी तय करेगी वो स्वीकार होगा। तो यहाँ पे बहुत साफ हो चुका है कि जो भी फैसला लिया गया है वो सोनिया गांधी ने लिया है। तो इस चीज से बच गए हैं। जो उनको विरोध झेलना पड़ता, जो कार्यकर्ताओं को गुस्सा झेलना पड़ता, अगर वो किसी एक को या छत्तीसगढ़ से करते और एक कोई बाहरी होता तो वो उनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी करता था, राजनीतिक रूप से दिक्कत होती थी। उससे बचने के लिए ये बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक चला है भूपेश बघेल ने कि किसी की नाराजगी नहीं। जो भी दोनों राज्यसभा से चेहरे बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के, दोनों बाहर के हैं। रेणु जी बिल्कुल, लेकिन अब बात वही आती है ना अशरफ यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के और जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये तो एक सेतु का काम करते हैं। अब यदि राज्यसभा सीट छत्तीसगढ़ से 2 खाली हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद यही रहती है कि छत्तीसगढ़ से ही किसी को मौका मिलना चाहिए। ये जो कार्यकर्ता इतने लंबे समय तक काम करते हैं, इतना अनुभव रखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाहरी व्यक्ति करेगा? देखिए, उसके लिए जो छत्तीसगढ़ से लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इतनी बड़ी विराट जीत मिली थी, तो जाहिर सी बात है शुरू से ही इनके सामने चुनौतियां रही भूपेश सरकार के सामने कि सबको समायोजित किया जाए, सबको उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं, उसको पूरी किया जाए। तो अब जिन लोगों को अपेक्षाएं थी कि वो राज्यसभा जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल सरकार में या संगठन में उन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए और चुनाव के बाद जब दोबारा अगर सरकार में लोग आते हैं तो फिर उनको कहीं
बड़ा मौका दिया जाए। तो इस तरह का भी फैसला छत्तीसगढ़ की सरकार या ये कहें कि भूपेश बघेल सरकार कर सकती है और जो नाराजगी है उनको दूर किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबको साथ लेकर चलते हैं। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि उस नाराजगी से बचने के लिए, उस विरोध को से बचने के लिए भूपेश बघेल ने ये एक मास्टर स्ट्रोक चला है जी, और बिल्कुल। किसी को भी छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं। जी बिल्कुल अशरफ, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ ममता लांजेवार भी जुड़ गई हैं। ममता, दोनों ही उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि एक तो कोई छत्तीसगढ़ से होगा, जैसे कि तुलसी साहू का नाम बार बार आ रहा था कि उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अब तो दोनों ही बाहर से हो गए। बिल्कुल, देखिए ये जो नाम आए हैं वो बहुत अप्रत्याशित हैं और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी एक उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत शॉकिंग है। तुलसी साहू से तो हमने बात भी की थी और हमने उन्हें बधाई दी थी, बधाई भी उन्होंने ले ली थी और लगभग तय उनका नाम माना जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल औपचारिक घोषणा बाकी है, क्योंकि 4 धाम की यात्रा में गई थी, वहां से उनको वापस लौटाया गया था और ऐन वक्त में हमारी पीसीसी चीफ जो है मोहन मरकाम, उनसे भी बात हुई थी और उन्होंने भी जिस तरीके से बात की थी उससे यही लग रहा था कि तुलसी साहू जो है वो कम से कम उनका नाम जाएगा। साहू समाज को लेकर कल से नाम चल रहा था। ये जरूर है कि अब नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को देखने को मिल सकती है, भले ये हाईकमान का फैसला हो, सामने न आए खुलकर नाराजगी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है उनके मन में या पदाधिकारी जो लोग उम्मीद बताए बैठे हुए थे, मायूसी तो एक होगी भीतर ही भीतर। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार इस बात को लेकर जो है वो आरोप लगा रही थी और सवाल भी पूछ रही थी कि स्थानीय वर्सेस जो बाहरी चल रहा था, तो एक बार फिर से बीजेपी को सियासत का मौका मिल जाएगा। और जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार निशाना साध रहे थे और बीजेपी के तमाम जो लीडर्स वो कर रहे थे कि यहाँ के लोग देखते रह जाएंगे और ऐसा दिल्ली से होगा, तो कहीं ना कहीं ममता शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अशरफ, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।